I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। Now let us discuss about globalization। तो पिछले वीडियोस में आपने ये पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड का क्या अर्थ है और फॉरेन ट्रेड की वजह से किस तरह से जो इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन रहता है, उनकी जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमीज़ के बीच में इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके अलावा हमने भी पढ़ा था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अपने बिजनेस को अलग अलग देशों में फैलाती है, अलग अलग देशों में अपना कारोबार करती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से वो अपने काम को या अपने बिजनेस को इंटरलिंक करती है बिटवीन द कंट्रीज। अलग अलग देशों के बीच में उनका प्रोडक्शन इंटरलिंक हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इन चीज़ों के माध्यम से ही हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब इकोनॉमीज के बीच में रैपिड इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, इकोनॉमीज आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं मतलब उनके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, उनके बीच में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ता है ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि देयर इज द मोर एंड मोर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द नेशंस। अलग अलग देशों के बीच में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बढ़ता है। देयर इज अ हायर लेवल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉरेन ट्रेड के माध्यम से होता है, तो उससे भी इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमीज के बीच में। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जैसा आप जानते हैं इंडिया में एक जो मिशन चला हुआ है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट कर रही है प्राइवेट फॉरेन प्रोड्यूसर्स को कि आप आओ हमारे देश में पैसा लगाओ, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप इंडस्ट्रीज लगाओ। तो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, वहाँ से अगर एफडीआई आ रहा है, पैसा लगा रहे हैं लोग हमारे देश में, तो इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो रहा है। इसी तरह से टेक्नोलॉजीज़ का भी मूवमेंट होता है। जब मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आती हैं उस देश में प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज का भी मूवमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, फोर्ड मोटर का केस पढ़ा था आपने। फोर्ड मोटर ने 1995 में इंडिया में जो प्लांट लगाया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, उसमें उसने 1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। तो काफ़ी सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया उसने, फोर्ड मोटर ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। अब फोर्ड मोटर जो है वो सिर्फ इंडिया में ही कारें नहीं बेच रहा है, बल्कि वो अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में, ऐसी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से बना के। तो ये भी क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन बिटवीन द इकोनॉमीज हो रहा है कि प्रोडक्शन तो इंडिया में हो रहा है लेकिन वो संसार के अलग अलग देशों में बिक रहा है। दिस इज द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। और ये जो
कनेक्शन या इंटीग्रेशन बिटवीन द इकोनॉमीज है, यही ग्लोबलाइजेशन है। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ऐसे जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल और पढ़ा था कारगिल फूड्स का और पारेख फूड का, तो कारगिल फूड्स ने पारेख फूड को खरीदा, उसके बाद अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू किया। ये भी एक तरीका है इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से जब दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड बढ़ता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट बढ़ता है, तो वो एक तरह से इकोनॉमीज को इंटेग्रेट करता है। इकोनॉमीज के बीच में इंटेग्रेशन डेवलप होता है और उस इंटेग्रेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमने ये बात की अभी तक कि देयर इज द मोर एंड मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा हमने मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, जिसमें हमने फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल डिस्कस किया, कारगिल फूड्स का एग्जांपल डिस्कस किया। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन आज आप देख रहे हैं कल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आइडियाज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, या इसी तरह से जो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, एजुकेशन, इनकम एटसेट्रा। जैसे आप जानते ही हैं कि इंडिया के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं। कोई कनाडा में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई जापान में रहता है, कोई न्यूजीलैंड में रहता है, कोई बाकी जितने भी संसार के देश है, लगभग हर देश में आपको इंडियन लोग मिल जाएंगे। ऐसी विदेशी लोग भी बहुत सारे हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो भी यहाँ पे काम काज करते हैं, किसी न किसी पर्पस के लिए आए होते हैं। अब जैसे मान लो कि इंडिया से कोई व्यक्ति कनाडा चला गया एक बेटर जॉब की सर्च में, एक अच्छी नौकरी उसको मिल गई, वहाँ पे अच्छी इनकम कमा रहा है, या पढ़ने लिखने के लिए किसी और देश में चला गया, या कनाडा ही चला गया, अमेरिका चला गया, तो फिर वो वहाँ पर एक अपने लिए बेटर जॉब की तलाश में गया है और वहाँ सेटल भी हो गया। अब वहाँ पे क्या कर रहा है? वो अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहा है, तो उसका कल्चर का भी क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। बाकी उन देशों में जो बाकी दूसरे देशों के लोग रहते हैं आके, तो एक तरह से जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर है वो होता है उस चीज से। ये भी एक तरीका है ग्लोबलाइजेशन का। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन जो है वो उस स्थिति में होता है जब इकोनॉमीज आपस में इंटेग्रेट होती हैं। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये बहुत पहले से चला आया है। हालांकि इसकी डिग्री बड़ी है या इसका जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन वाइडर हुई है, लेकिन पहले भी तो इंटरकनेक्शन था इकोनॉमीज के बीच में। ये 18th सेंचुरी में भी था, 19th सेंचुरी में भी था, 20th सेंचुरी में भी था। ट्रेड तो होता ही था बिटवीन द कंट्रीज, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो होती थी। इसी तरह से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाते थे, कोई काम करने के लिए भी चला जाता था, वहीं जाके सेटल हो जाते थे। ये भी एक तरह का ग्लोबलाइजेशन ही हुआ। लेकिन अगर हम इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1991 में जब पॉलिसी बनी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की, उसका नाम था एलपीजी पॉलिसी। उसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसमें 3 पैरामीटर थे इस पॉलिसी के। एल का मतलब था लिबरलाइजेशन, पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन। अब 1991 तक हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल एक तरह से प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रखा। हमने फॉरेन कंपटीशन को इनवाइट नहीं किया अपने देश में, लेकिन हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेल हो रही थी, उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत सारा एक तरह से करप्शन हो गया, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो फिर हमें एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी। इसके कारण क्या क्या हैं ये आगे चल के आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 1991 में एक नई पॉलिसी आई जिसको हम एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। अब जो जी यहाँ पर वर्ड है वो है ग्लोबलाइजेशन।
तो इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन किया गया। पहले जो फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसको हटाया गया, जो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाया गया, और इंपोर्ट के ऊपर जो हैवी टैक्सेशन था उसको कम किया गया ताकि इंपोर्ट को बढ़ाया जा सके। एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो हैवी ड्यूटीज थी उसके ऊपर भी कुछ कमी की गई। जो भी चीज़ें थी, तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज होने में मतलब और मौका मिल गया। इसी तरह से पहले हम दूसरे देशों से पैसा उधार लिया करते थे, हम एफडीआई को नहीं इनवाइट करते थे, विदेशों से कर्जा ले लेते थे, वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेते थे, आईएमएफ से लेते थे, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पैसा उधार नहीं लिया जा रहा है, अब एफडीआई को इनवाइट किया जा रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं दूसरे देशों के, कि भाई आप आइए, आप हमारे देश में अपना पैसा लगाइए, हमारे देश में आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, या फिर आप कोई सर्विस सेक्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, पैसा लगाइए और पैसा कमाइए, और साथ में इंडिया को पैसा कमा के दीजिए। अब अगर इंडियंस मार्केट में जो है वो पैसा लगाएंगे फॉरेनर्स, तो उससे क्या होगा, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया के लोगों को भी जॉब मिलेगी। और दूसरी बात है कि इंडिया में जो रिसोर्सेज पड़े हैं बेकार हमारे, वो भी यूज़ होंगे, उससे फ़ायदा होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसलिए पॉलिसी लाई गई है। तो इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमीज के बीच में एक रैपिड इंटीग्रेशन होता है, काफ़ी तेज़ी से इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्शन बढ़ता है इकोनॉमीज के बीच में, और वो किस किस वजह से बढ़ता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो मोर एंड मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी काम करते हैं, और इंडिया के भी काफ़ी सारे बैंकों की ब्रांचेज हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। इसी तरह से फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडिया में काम करती है, और फॉरेन दूसरी बहुत सारी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में काम करती हैं, अपना बिजनेस कर रही है यहाँ पे। हमारे जीडीपी में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से आता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मोर एंड मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे फॉरेनर हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी लाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ये भी एक तरीका है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का। और साथ ही जैसे मैंने कहा, हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ सेटल भी हो गए हैं, वो भी क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। हमारे कल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज फॉलो करने से इंडिया को फ़ायदा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1991 से पहले, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था इसको, पिछले टॉपिक में, कि इंडिया में पहले जो कारें थी वो मारुति 800, एम्बेसडर, फिएट, ऐसी कारें थी इंडिया के रोडों पे जो दिखती थी 1990 से पहले। लेकिन अब आप देखेंगे तो कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं हमारे पास कार्स के। दिस हैपन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ओनली। ऐसे ही आप मोबाइल फ़ोन्स को ले लीजिए। शुरू शुरू में जब मोबाइल फ़ोन आया था तो एक आध कंपनी थी, नोकिया वगैरह, उनका डोमिनेंस होता था मार्केट में, बाकी कंपनीज थी नहीं। लेकिन अब कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर आ गए हैं, कितने सारे लोगों ने इसमें अपना काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में मोबाइल फ़ोन कितने सस्ते बिक रहे हैं। और साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर हैं नेटवर्क के, जैसे वोडाफोन है या आइडिया है या जियो है या बाकी और नेटवर्क हैं, उनके भी कॉल रेट पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ते हुए हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमारा ग्रो किया उसके बाद। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, और उससे हमारा चाहे वो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार देखने को मिला है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.